सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो, अपने कर रहे थे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ये पहले मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये पूरा एकदम संशोधित है। जो भी इसमें संशोधन हुए वो इंक्लूड किए गए हैं। संशोधित है पूरा 2021-22 का जो संशोधन हुआ है। इसमें हमने देखो दोस्तों क्या क्या कर लिया था, नगर पालिकाओं का गठन और शासन कर लिया था, जिसमें से आपकी 3 से 50 तक की धाराएं आ रही थी। पूरा हमने डिटेल में किया था और बाद में इसका हमने रिवीजन क्लास भी की थी। फिर हमने जो कार्य संचालन और वार्ड समिति है 51 से 66 तक, इसमें जो धाराएं हैं वो हमने कंप्लीट की थी। आज अपना ये जो नगर पालिका संपत्ति है ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा और कल एक दिन का ये है। ठीक है, जो राजस्व है वो थोड़ा बड़ा है, टाइम ले सकता है। तो हमने शुरू करते हैं और इसके जो आगे के टॉपिक हैं सारे अपने जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अपने इसकी जो MCQ क्लास है, ठीक है, वो लेके आएंगे MCQ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी एग्ज़ाम में। इसके अलावा दोस्तों देखो, जो भी नीचे योजनाएं दी गई है ये भी अपने कंप्लीट कर लेंगे एक क्लास में ही, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अपनी जो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी कंप्लीट होने वाली है, सारे टॉपिक। ठीक है, वो आप अच्छे से देखो, हर चीज़ जो भी जितना सिलेबस दे रखा है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि ये 40 वाला इंपॉर्टेंट है, वहाँ 80 भी इंपॉर्टेंट है। तो उन सारे टॉपिक को भी आपको कंप्लीट करना ज़रूरी है। अगर आप चाहोगे तो हम भारत के संविधान वाले टॉपिक है वो भी कंप्लीट करवा देंगे। देखो, आज हम करने वाले हैं नगर पालिका की संपत्ति। स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। देखो, अब ये स्टार्ट होती है धारा 67 से। संपत्ति का मतलब क्या हो गया, देखो अपने को पता लग गया, संपत्ति नाम आ गया तो जो भी कुछ भी होगा ना संपत्ति से रिलेटेड होगा। जो भी संपत्ति कैसे नगर पालिका ले सकती है, ठीक है। पहले तो क्या है कि 3 में पढ़ा था अधिग्रहण वगैरह, नगर पालिका बनाना कैसे बन रही थी। अब जो आसपास की संपत्ति है वो कैसे नगर पालिका ले सकती है या बेच सकती है। क्रय विक्रय चलते रहते हैं, नगर पालिका भी करती है, दुकानों को किराए पे भी देती है, बना ऐसे भी काम करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो जानेंगे अपने। देखो, धारा 67 क्या कहती है। देखो दोस्तों, जो धारा 67 है ये कहती है संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, संपत्ति को अर्जित कर सकती है और धारण कर सकती है अधिनियमों के तहत। कोई भी अधिनियम है उसके प्रायोजन के लिए अगर लग रहा है कि नगर पालिका का, जैसे ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में नगर पालिका को विकास करना है, कुछ ये किसी और की है संपत्ति, तो वो अधिग्रहण कर सकती है किसी नियमों के तहत। ठीक है, देखो, नगर पालिका क्षेत्र की सीमाएं चाहे भीतर हो या बाहर हो, या दान के द्वारा दी गई हो या क्रय द्वारा या अन्यथा जंगम स्थावर संपत्तियां, उनमें से कोई भी अर्जित करने और धारित करने की शक्ति है। मतलब संपत्ति अर्जित करने और धारण करने की शक्ति नगर पालिका के पास है। ठीक है, यही बात इसके अंतर्गत लिखी गई है। ठीक है, ये जो बातें लिखी गई है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर या बाहर दान द्वारा, क्रय द्वारा या जंगम स्थावर समितियां, जो भी जंगम स्थावर संपत्तियां हैं, ये समितियां लिखा गया। ठीक है, ये संपत्तियां लिख लेना यहाँ पे, जो भी संपत्तियां हैं ये हित अर्जित करने और धारित करने की यहाँ पे शक्ति आपकी धारा 67 में आएगी। सीधी सी बात, आपको ये ध्यान रखनी है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट दोस्तों आपकी आती है धारा 68। 68 क्या कहती है, देखो ये कहती है संपत्ति का निहित होना। इसमें क्या बताया गया है, इस धारा में बस आपको इतना बताया गया है कि जो भी नगर पालिका है उस क्षेत्र में जितनी भी प्रकार की चीजें हैं ना, देखो फॉर एग्जांपल इसके अंतर्गत बहुत सारे खंड भी दे रखे हैं, डै तक, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं खंड तो, ठीक है, लेकिन मैं उनको बता देता हूँ बेसिक ऊपर ऊपर से। लेकिन उनमें से जो एक खंड होगा ना वो आगे काम आएगा उपधारा में, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। देखो, समस्त निहित सार्वजनिक जितनी भी भूमि है वो, इसके अलावा नगर कस्बे के जितने भी परकोटे, सार्वजनिक बाजार, वेधशालाएं या सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका द्वारा बनाए गए हैं, उसके अलावा तालाब, जलाशय, जलकुंड, झरने, नाली, पंप, जितने भी देखो लाइटें लूटे, खंबे की, चौक हो गए, ठीक है, पुलिया होगी, पुलिया उनके पत्थर, ठीक है, जितनी भी पटरियां आ रही है उनके पत्थर आ रहे हैं, लैंप आ रहे हैं, निजी भूमियां आ रही है जो दान द्वारा या अन्यथा अंतरित किए गए हैं। ऐसे भी होता है ना कि जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति पहले स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन दान कर देता था, वो चीजें हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगी। मतलब वो नगर संपत्ति का निहित नगर पालिका में होना माना जाएगा। ये बात है कि कौन कौन सी संपत्ति नगर पालिका में निहित होगी, वो चीजें यहाँ पे बताई गई है। ठीक है,
जितनी भी चीजें है, मतलब कौन कौन सी चीजें यहाँ पे संपत्ति में निहित हो रही है। अब देखो दोस्तों, इसमें आपका एक खंड जय है, वो आपको ध्यान रखना, उसमें क्या कहा गया है वो आगे मैं लिखवा दूंगा। इसमें देखो, ऐसी सरकारी भूमियां जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर हो या बाहर हो, जिन्हें राज्य सरकार का सामान्य या विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में निहित करे। देखो, कुछ ऐसी संपत्तियां भी होती है कि नगरपालिका को जरूरत पड़ा कि अपने को ये चीज की जरूरत है तो अपने किसी से भी ले सकते हैं। अब देखो 68 की उपधारा 1 क्या कहती है, अब अपने को ये देखना है पहले कि जो 68 की उपधारा 1 है कि ऐसी संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित न की गई हो। ठीक है, जो राज्य सरकार ने ऐसे विशेष रूप से आरक्षित नहीं की है लेकिन नगरपालिका में निहित हो जाए, तो नगरपालिका के निर्देश में ही उसका नियंत्रण होगा, प्रबंधन होगा। ठीक है, और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्ययन ही प्रयोजनार्थ उसके द्वारा न्यासी रूप से धारित तथा उपायोजित होगी। मतलब जो भी ऐसी संपत्ति होगी वो जो नगर पालिका है उसके कंट्रोल में आएगी, वही उसका पूरा नियंत्रण करेगी। ठीक है, समझ गए। देखो, विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई लेकिन अन्य विधि के अध्ययन रहते हुए नगर पालिका में निहित हो, तो ऐसी संपूर्ण संपत्ति चाहे वह किसी भी स्वरूप किसी भी प्रकार की हो सकती है, तो वो नगर पालिका ही उसके नियंत्रण करेगी। ठीक है, उसका ही। और ये संपत्ति मैंने आपको बता दी कौन कौन सी थी। ठीक है, इसके अंदर यही था, जो भी पुल आ रही है, खंबे आ रहे हैं, जो भी है सारी चीजें वो नगर पालिका की होगी, संपत्ति का नहीं तो ना। तो उपधारा 1 की हमने बात करी। अब हम बात करेंगे उपधारा 68 की 2। अब देखो क्या है, मैंने कहा था ना आपको जय वाला थोड़ा याद रखना है। ठीक है, जय में क्या है कि अगर राज्य सरकार जो उपखंड उपधारा 1 का खंड जय है के अधीन निहित की गई सरकारी भूमि, अब आपको जय का पता होना चाहिए थोड़ा सा, है तो ऐसे कुछ नहीं, इसमें ऐसी सरकारी भूमियां हैं, ये आप लिख सकते हैं। देखो, ऐसी सरकारी भूमियां जो विशेष रूप से, मतलब ठीक है, ऐसी सरकारी भूमियां जो नगर पालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर, नगर पालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर, ठीक है, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से, जिन्हें राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अपने भी यहां पे भी यही देख रहे हैं, राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से नगर पालिका में निहित करे, नगर पालिका में निहित करे। तो ये बात यहाँ पे 68 की उपधारा 2 में आएगी। अगर ऐसी कोई भूमि निहित की गई है तो अब 68 की उपधारा 2 क्या कहेगी। ठीक है, अब राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी बात स्पष्ट की जाएगी। ठीक है, जो भी नगर पालिका देखो कोई भी काम करेगी तो राजपत्र में यहाँ पे अधिसूचना जरूर जारी करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, ये हर बारी कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि राज्य सरकार जो भी अवधारित करेगी समय समय पर पुनर्रित करने की इसमें सक्षम होगी। इसमें 2 कंडीशन है कि जांच करने पर अगर ये पाया गया कि नगर पालिका ऐसी भूमि का कुप्रबंधन किया है, ठीक है, और यदि ऐसी भूमि राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अपेक्षित है, तो ये दोनों बातें इसके अंतर्गत है। अब देखो दोस्तों, इसमें 2021 में एक संशोधन हुआ था, इसमें आपको ये चीज अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, जो संशोधन किया गया था ये आपने देखते हैं। अब 68 की कै में जो संशोधन होता है ना, अब देखो धारा 68 हमने पढ़ी, अब जो संशोधन किया गया तो यहाँ पे कै लगा दिया गया इसके अंतर्गत। इसमें और भी खंड है, कै ख है, इसके अलावा इसकी उपधाराएं भी है 68 की, वो भी देखेंगे हम। अब जो संशोधन किया गया तो धारा 68 कै जोड़ी गई। अब ये धारा 68 कै है, ये ध्यान रखना, धारा 68 कै, और इसका ये उपधारा है 68 कै की उपधारा 1 है ये। इसमें क्या किया गया कि एक जो भू राजस्व अधिनियम 1956 है, ठीक है, जिसकी अधिनियम संख्या 15 है, उसके तहत क्या हुआ है कि जो भी बात होगी यहाँ पे अंतर्विष्ट किसी भी बात के होने पर अधिनियम की धारा 103 में परिभाषित जो भी भूमि दी गई है, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग जो भूमि के बारे में परिभाषा दी गई है, जो बताया गया है, ठीक है, उसकी धारा 5 है, उसकी भी एक अंदर क्या है, उक्त धारा के खंड कै के उपखंड 2 को निर्दिष्ट भूमि। देखो, इसकी जो धारा का खंड कै में
का उपखंड 2 में जो भी निर्दिष्ट भूमि है और नगरपालिका क्षेत्र में उस अधिनियम की धारा 102 क के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन के लिए रखी गई जो भी नजूल भूमि को छोड़कर, ठीक है, व्ययन के लिए जो भी यहाँ पे नजूल भूमि रखी गई है, वो अधिनियम की धारा 5, अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा, आप एक बार देखो कि जो नगरपालिका स्थापित होने के तुरंत पश्चात नगरपालिका में यहाँ पे क्या है कि जो भी स्थापित होगी नगरपालिका में सौंपी गई और उसमें निहित समझी जाएगी। कुल मिला के ये है कि ऐसी भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगी। अब इसका मतलब क्या है इस पूरे पॉइंट का, जो 68 की उपधारा क का उपधारा 1 है। देखो दोस्तों, यहाँ पे सीधा सा इसका मतलब यही है कि जैसे नगरपालिका है वो यहाँ पे उसको कोई भी जैसे वो नगरपालिका स्थापित होगी, उसको जो भी यहाँ पे भूमि आवंटित हुई उसके बाद तुरंत बाद देखो जो भी भूमि उसको सौंपी गई उसका वह किसी भी आधार पर यहाँ पे विकास कर सकती है, उसको मतलब संविदा पे दे सकती है, व्यय कर सकती है। उसका व्ययन का मतलब होता है खर्च करना भी होता है, ठीक है। तो यही बात है सीधी सी कि भूमि का नगरपालिका में निहित होना और उसका व्ययन आपके 68 की कै में आएगा, आप इतना याद रख लेना, ठीक है। वो नगरपालिका में निहित समझी जाएगी जो भी भूमि है। अब जो व्ययन है, अब उसमें 2 कंडीशन क्या है ये याद नहीं रखनी आपको। उस पर कोई विकास किए या कराए बिना कर सकेगी उसका व्ययन। व्ययन का मतलब क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या लिखा गया है कि उस पर कोई विकास किए या कराए बिना। देखो या तो कई बार तो क्या होती है नगरपालिका खाली प्लाट बेच देती है, ठीक है, पूरे एकदम, और कई बार क्या है दुकानें बना के उनके किराए पे देती है। तो वो दोनों चीज़ें हैं। अगर विकास किए या कराए जाने के पश्चात वह ठीक समझे ऐसे व्यक्ति को पूरे जो भी काम होगा, देखो बार बार में ये शब्द यूज होगा कि उपबंधों के अधीन, उपबंधों के अधीन, शर्तों के अधीन। तो ये सारे अध्ययन ही रहना है शर्तों और उपबंधों के। हमेशा जो भी नगरपालिका अधिनियम बनाया उसके अनुसार ही अपने को चलना है, ठीक है। वही बात इसमें कही गई है 68 कै में हम बात कर रहे हैं। अब जो 68 कै की उपधारा 2 क्या कहती है, अब देखो नगरपालिका के द्वारा उसके नियंत्रण और प्रवेशन के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का विकास कराया नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कि नगरपालिका द्वारा उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन जो भी उसके अलावा कोई भी वो भूमि का यहाँ पे विकास नहीं करेगी। तो ये 68 कै की उपधारा 2 कहती है। अब जो 68 की उपधारा 3 क्या कहती है, 3 कहती है कि अब नगरपालिका में जो भूमि निहित हो रही है, ठीक है, और विकास प्राधिकरण या सुधार न्यास के कृत्यों के पालन के लिए अपेक्षा करे। अब नगरपालिका को ऐसा लगे कि वहाँ पे कुछ ऐसा बनना चाहिए या उसका विकास होना चाहिए, तो क्या होगा वो बात है यहाँ पे। तो राज्य सरकार द्वारा, अब वो राज्य सरकार को ये भेजेगी, मतलब इसकी डिटेल नगरपालिका को ऐसा लगेगा कि इस एरिया का, जैसे ये नगरपालिका है तो इस एरिया का यहाँ पे उसको लगेगा कि विकास प्राधिकरण द्वारा इसका विकास होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए एरिया में। तो ये राज्य सरकार को भेजेगी। फिर राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, जो काम हो रहा था वही राजपत्र में अधिसूचना जारी करके वो सौंप देगी राज्य सरकार नगरपालिका को वो भूमि, ठीक है। तो यही बात है। देखो जो इन धाराओं में सिर्फ मेन भूमि का अधिग्रहण ही आएगा, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब 68 की उपधारा 4 क्या कहती है, अब देखो नगरपालिका द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित, दोनों बातों में क्या होगा कि जो नगरपालिका को अंतरित जितनी भी भूमि होगी, समस्त भूमि जितनी भी नगरपालिका को भूमि अंतरित हुई है उसको एक के निहित विहित रीति से किया जाएगा। मतलब जो भी काम है पूरा एकदम जो नियम दे रखा है उस नियम से, ये विहित रीति शब्द भी बार बार आएगा। तो उपधारा 1 हमने पढ़ी थी, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट धारा 69 क्या कहती है। इसमें देखो आपके पट्टे वगैरह, करार, अनुदान आदि द्वारा संपत्ति का अर्जन, ठीक है। कई बार क्या होती है कि नगरपालिका पट्टा वगैरह जारी करती है, किसी अनुदान द्वारा संपत्ति का अर्जन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत है। अब 69 में भी एक जोड़ा गया था संशोधन, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले अपने ये 69 की उपधारा 1 देखते हैं क्या कहती है। देखो जो नगरपालिका है ऐसी शर्तों और निबंधों पर जो उसके द्वारा अनुमोदित किए जाएं, ठीक है, नगरपालिका ऐसी शर्तों और निबंधनों पर जो उसके द्वारा अनुमोदित किए जाएं, राज्य सरकार के जो भी उसके पूर्व अनुमोदन है, जैसे
कोई स्थावर संपत्ति है, ठीक है, स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाली कोई शुद्धाधिकार अर्जित कर सकेगी। 3-4 चीजें इसमें, भाड़े या पट्टे ले सकेगी, विनिमय द्वारा संपत्ति अर्जित कर सकेगी। मतलब कैसे कैसे संपत्ति अर्जित कर सकती है वो प्रकार दिए गए हैं। देखो ऊपर वाले में तो बस इतना ही लिखा है कि नियम एंड शर्तों के अनुसार होगा, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से होगा, ये चीज है। मतलब जो भी काम करेगी यहाँ पे, पट्टे वगैरह वितरण, जो भी क्रय विक्रय करेगी तो राज्य सरकार के अनुमोदन द्वारा। अब यहाँ पे देखो लिखा गया है कि करार द्वारा। देखो कोई भी स्थावर संपत्ति है, स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई सुखाधिकार अर्जित कर सकेगी यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा स्थावर संपत्ति का भाड़े या पट्टे पर ले सकेगी। अब जो इसकी उपधारा 69 की 2 क्या कहती है, ऊपर वाले में तो देखो हमने पढ़ा कि अनुमोदन से ये ऐसी चीजें कर सकती है, पट्टा दे सकती है, विनिमय कर सकती है, करार कर सकती है। तो ये तो आ गया उपधारा 1 में। अब 2 क्या कहती है, 2 कहती है कि नगर पालिका को जैसे अनुदान, दानदाता या अनुदान से यहाँ पे कोई संपत्ति मिल गई, ठीक है, चाहे वह आय के रूप में हो या स्थावर जंगम संपत्ति के रूप में हो, कोई दान कैसे भी दे सकता है, ठीक है। अब क्या है कि ये प्राप्त कर लेगी, इसके बाद क्या होगा, जब ये संपत्ति प्राप्त होगी इसको दान या अनुदान द्वारा, नगर पालिका को अपने कर्तव्य निर्वहन में फायदा होना चाहिए, ऐसे काम करेगी यहाँ पे। देखो इसमें क्या है कि जो भी अनुदान या समर्पण, किसी भी आय के रूप में कोई भी संपत्ति आएगी तो जिससे नगर पालिका को अपने किन्हीं कर्तव्यों को निर्वहन में फायदा हो, तो सीधी सी बात है, जो इसकी उपधारा 2 में जो अनुदान से या दान से जो संपत्ति आएगी वो इससे नगर पालिका को तो फायदा ही होगा। तो वही बात इसके अंतर्गत है। जो 69 की उपधारा 2 में क्या है कि अनुदान द्वारा जो भी संपत्ति आ रही है वही है। तो ये किसी भी रूप में हो सकती है, रुपए के रूप में हो सकती है सीधी, और वैसे भी। अब नगर पालिका जो 69 की उपधारा 3 क्या कहती है, ये कहती है कि नगर पालिका के लिए देखो कोई भी धार्मिक न्यास जो अधिनियम है, जिसमें अधिनियम संख्या 14 दी गई है, और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 की संख्या 2 के अधीन सृजित न्यास का हितकारी होना विधि पूर्ण होगा। मतलब क्या है कि देखो जो भी केंद्रीय और राज्य, एक तो हमने पढ़ा क्या, नगर पालिका के लिए पूर्व और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920, एक पढ़ा भारतीय न्यास अधिनियम 1920। इसके अधीन जो भी सृजित होगी संपत्ति वो हितकारी होना विधिपूर्ण यहाँ पे समझा जाएगा। अब जो 69 में संशोधन इसीलिए किया गया था, तो अब आपको जो संशोधन है इसमें सारी बात समझ में आ जाएगी क्या चीज़ है ये। अब जो 69 में संशोधन करके 69 यहाँ पे क्या जोड़ा गया 2021, इसमें क्या है कि कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना। तो ये 69 की आपकी कैम्प के अंतर्गत कहा गया है संशोधन में, ठीक है। धारा 69 क्या है ये, इसको आप ऐसे बोलोगे। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति, पहली बात तो यहाँ पे क्या है, मतलब उपधारा 1 क्या कहती है कि व्यक्ति जो नगर पालिका की अधिकारिता के भीतर नगर पालिका द्वारा जारी पट्टे या अनुविज्ञप्ति के अधीन, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। देखो कुल मिला के लास्ट बात मैं आपको बता दूं, गैर कृषि भूमि धारित करता है नगर पालिका, व्यक्ति की बात की गई यहाँ इसके अंतर्गत, ठीक है। कोई भी व्यक्ति नगर पालिका द्वारा जारी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन गैर कृषि भूमि धारित करता है तो नगर पालिका पूर्ण स्वामित्व अधिकारों से अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, मतलब जो भी काम करेगी पूरे प्रोसेस से होगा, ठीक है, फिर ऐसी भूमि से अपने अधिकारों और विहित रीति से अभ्यर्पण कर सकेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि नगर पालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार करेगी और पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी करेगी। देखो अभी इसमें इतनी बड़ी बात में कुल मिला के बात ये निकली कि कोई व्यक्ति पट्टा कैसे लेगा, वो बात है, ठीक है। जैसे यहाँ कोई व्यक्ति है, इसको यहाँ पे ये नगर पालिका बनी है तो इस प्लाट का इसको पट्टा लेना है, तो वही बात इसके अंतर्गत है कि पूरा जो प्रोसेस से काम करेगा तो नगर पालिका वो उसे स्वीकार करेगी और पूर्ण स्वामित्व का पट्टा वहाँ पे उसे जारी करेगी। भूमि गैर कृषि होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, कृषि भूमि ना हो, ठीक है। पट्टा जारी कर रही है इसमें और कुछ नहीं कर रही इस धारा में। अब जो 69 की उपधारा 2 क्या कहती है, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, उस समय तो व्यक्ति अन्य विधि के अधीन पट्टा धारित करता है, ठीक है, तो और भी 2-3 विधियां होती है, नगर पालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार करेगी और विहित रीति से पट्टा जारी कर सकेगी। एक बार पट्टा राशि भी इसको देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो
जो 69 कै की उपधारा 1 में भी पट्टा जारी कर रही थी, 69 कै की उपधारा 2 में क्या कर रही है, यहाँ भी पट्टा जारी कर रही है अन्य विधि से। ठीक है, दोनों में ये एक ही काम हो रहा है। अब जो 69 कै की उपधारा 3 क्या कहती है, अगर 1 व 2 के दिन नगर पालिका द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिए जाने पर, जो भी अधिकार है नगर पालिका स्वीकार कर लेगी तो क्या होगा, उसके बाद भूमि धारक के समस्त अधिकार नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। ठीक है, अब नगर पालिका में निहित होने पे अब जो भी देखो पट्टा मान लो बन रहा है तो नगर पालिका में उसके अधिकार निहित हो गए। अब नगर पालिका राज्य सरकार द्वारा अवधारित जो भी उपबंध है उनके अध्ययन रहते हुए धारक को पूर्ण स्वामित्व का यहाँ पे पट्टा जारी करेगी। तो यहाँ भी सेम वही बात कही गई है। ठीक है, तो दोनों तीनों में लगभग सेम सही मैटर है। इसमें थोड़ा ऐसे बता दिया कि नगर पालिका राज्य सरकार के उपबंधों के अध्ययन धारक को पूर्ण स्वामित्व का पट्टा जारी करेगी। तो कुल मिला के पट्टा ही जारी हो रहा है अभी तक तो 2-3 धाराओं में। अब क्या होगा, जो 69 कै की उपधारा 4 क्या कहती है, अगर उपधारा 3 के अधीन पूर्ण स्वामित्व का यहाँ पे पट्टा जारी हो गया तो जितनी भी सारी प्रसंविधाओं और विलंघनों के अध्ययन, ठीक है, तो जितने भी प्रसंविधा है और यहाँ पे, ठीक है, विलंघनों के अध्ययन है होगा। मतलब इसमें क्या बात कही गई है कि 1 और 2 के अधीन नगर पालिका द्वारा अधिकारी की स्वीकृति से तुरंत पूर्व यहाँ पे विद्यमान थे। देखो इसमें क्या कहा गया है कि जो भी नगर पालिका द्वारा अधिकारी की स्वीकृति से यहाँ पे तुरंत पहले जो विद्यमान थे, मतलब देखो दोस्तों इसमें कुल मिला के बात यही कही गई है कि जो भी चीज़ होगी वो अधिनियम के अकॉर्डिंग होगी और जारी यहाँ पे पट्टा ही हो रहा है। तो बात बार बार में वही कही गई है। आप बस ऊपर वाला मेन जो पॉइंट है जो 69 कै की उपधारा जोड़ी गई है वो याद रख लेना बस। कातिपीय भूमियों में अधिकारियों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना, तो दोनों बातें 69 की कै के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ठीक है, जो संशोधन किया गया था। अब धारा 70 क्या कहती है, भूमि का अनिवार्य अर्जन। अगर देखो राज्य सरकार या नगर पालिका को लगे कि ये इसमें भूमि जरूरी है तो वो किसी भी वहाँ पे अर्जित कर सकती है भूमि को। देखो भूमि या भूमि में अधिकार चाहे नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या उसके बाहर हो, तो उस प्रकार से कैसे अधिकार किया जा सकता है। देखो इस जो भी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो, अधिनियम के अनुसार अपने को चलना है, वही बात। और राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के अनुरोध पर, राज्य सरकार नगर पालिका के अनुरोध पे करेगी। नगर पालिका को ऐसा लगेगा कि ये जरूरी है नगर पालिका के लिए ये भूमि, तो भूमि अधिनियम अर्जन अधिनियम है एक 1894 का, जिसमें केंद्रीय अधिसूचना संख्या 1 है। ठीक है, उसमें क्या है कि उपबंधों के अधीन अर्जित करने की यहाँ पे कार्रवाई करेगी। और नगर पालिका द्वारा राज्य सरकार को मुआवजे अर्जन के संबंध में भी यहाँ पे बात कही गई है। तो नगर पालिका देखो जो भूमि ऐसे नहीं हो सकता, वहाँ पे किसी का घर भी हो सकता है, तो उसको मुआवजा वगैरह भी दे सकती है। और राज्य सरकार द्वारा उपज जो भी अन्य प्रभार को जो संदाय करने पर भूमि यथास्थिति अधिकार नगर पालिका में निहित हो जाएंगे। कुल मिला के बात ये है जो 70 है उसके अंतर्गत भूमि का अनिवार्य अर्जन है। अगर नगर पालिका को लगे, जैसे ये नगर पालिका है, अब यहाँ पे नगर पालिका को लगे कि अपने को ये एरिया चाहिए चाहिए, तो वो वहाँ का भले ही वहाँ पे घर हो कुछ भी हो तो वो उसका अर्जन कर सकती है, उनको मुआवजा वगैरह भी दे सकती है या दूसरी जगह ज़मीन भी दे सकती है। तो ये बात धारा 70 में कही गई है। अब हम बात करेंगे धारा 71 की। देखो कातिपीय भूमियों का आवंटन नियमन जो वो इसमें दिया गया है धारा 71 में। इसमें क्या है कि जो भी भू राजस्व अधिनियम 1956 है उसमें धारा 90 कै के अधीन, ये बातें आप याद मत रखना, ठीक है, ज़्यादा डीप में मत जाना। तो ये 71 की आपकी उपधारा 1 में ये इसके बारे में कहा गया है। ये 71 की उपधारा 1 है। इसमें नगर पालिका के व्यवधीन रखी गई जो भी भूमियां हैं, जो भी भूमि है नगर पालिका के व्यवधीन रखी गई है, और धारा में जो भी विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्ति है, जो भी धारा में विनिर्दिष्ट व्यक्ति है, धारा में विहित निबंध और शर्तों के अध्ययन रहते हुए, अभी मैं आपको बताऊंगा पूरे इसका मतलब क्या हुआ है, कि जो उद्ग्रहण और वसूलनीय नगरीय निर्धारण प्रीमियम या दोनों नगर पालिका संदाय किए जाने पर आवंटन का नियमितीकरण के लिए यहाँ पे उपलब्ध होगी। इसका मतलब क्या है
देखो दोस्तों, जो 71 की उपधारा 1 है ना, कुल मिला के यहाँ पे बात यही कही गई है कि जो भी चीज संपत्ति के द्वारा जो भी यहाँ पे चीजें वसूली जाएगी, कर वगैरह, वो चीज है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ नहीं है। ये थोड़ी यहाँ पे लैंग्वेज टफ है, जब आपको ऐसा लगेगा। वो जो भू राजस्व अधिनियम है उसके तहत जो भी यहाँ पे वसूली वगैरह होगी वो चीज है। ठीक है, आवंटन के नियम में जो भी वसूली होगी, ठीक है, कातिप्य भूमियों का आवंटन का नियमन इसमें याद रखना है आपको एक तो, और इसमें जो भी वसूली होगी, ठीक है, जो और धारा में भी निर्दिष्ट व्यक्ति होंगे, जो भी व्यक्तियों द्वारा, ठीक है, निबंधों शर्तों के अध्ययन रहते हुए ये जो भी वसूलनीय नगरीय निर्धारण होगा, प्रीमियम दोनों नगर पालिका संदाय किए जाने पर आवंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी। ठीक है, जो भी वसूली वगैरह होगी वो इसके अंतर्गत होगी। अब इसकी जो उपधारा 2 क्या कहती है, अब जिस उपधारा 1 से जो भी वसूल किया गया प्रभार है, जो भी रुपए उपधारा 1 से वसूल हमने किया है, ठीक है, उपधारा 1 से हमने जो भी यहाँ पे चीजें वसूल की है वो राज्य सरकार की संचित निधि में जाएगी, या तो दोनों बातें, या तो राज्य सरकार की संचित निधि या नगर पालिका की संचित निधि में जमा किए जाएंगे। ठीक है, जैसा राज्य सरकार अवधारित करेगी, ये राज्य सरकार निर्धारित करेगी कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो ये दोनों बातें इसके अंतर्गत आएगी धारा 71 में। अब दोस्तों, धारा 72 क्या कहती है? 72 कहती है कि नगर पालिका संकर्मों के निष्पादन के लिए सरकार द्वारा जो भी नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और संकर्मों के लिए संदाय। इसमें क्या है कि दोस्तों, जो संविदा पे जो रखे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस जो कर्मचारी रखे जाते हैं किसी भी काम के लिए, तो उसके बारे में धारा 72 है। तो मेन तो यही है, बाकी बातें तो इसमें बहुत सारी घुमा फिरा के कही गई है। देखो, इसमें क्या है कि धारा 82 के अंतर्विष्ट रहते हुए, अब धारा 82 में यही कॉन्ट्रैक्ट बेस जो कर्मचारी रखे गए हैं उनके बारे में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति, जैसे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो गया और जो नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य सरकार विहित करे, सहकर्म के लिए रखी गई राशि तथा संविदाएं कर सकेगा। और नगर पालिका जो भी, देखो, नगर पालिका इस प्रकार नियुक्त जो व्यक्ति होगा ना, उसको उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित उपयुक्त सीमा तक संदाय करेगी। मतलब देखो, जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेस कर्मचारी रखा जाएगा ये नगर पालिका में, ठीक है, किसी भी काम के लिए, बहुत सारे काम होते हैं, आप इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत भी बहुत लगे थे, तो उनको जो भी करेगी पेमेंट वगैरह, सैलरी वगैरह, जो भी नियमों के अध्ययन रहते हुए कितनी करनी है पहले से फिक्स होती है, उनका समय कितना होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस, ठीक है, वो सारी नगर पालिका करेगी। तो कुल मिला के बात इसमें 72 में यही कही गई है। तो जो संविदा कर्मी है उनको नगर पालिका देगी। अब धारा 73 क्या कहती है दोस्तों? देखो, 73 क्या कहती है? संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध है। संपत्ति का अंतरण, संविदाओं के संबंध में उपबंध, ये दोनों बातें हैं। इसमें हर बात में क्या अलग अलग चीजें हैं, और हर जो भी इसकी उपधारा होगी नहीं उसमें बार बार में एक ही बात कही गई है। तो लास्ट में मैं आपको सिंपल सी बता दूंगा कि क्या मतलब कहना क्या चाहता है ये। देखो, जो भी प्रत्येक नगर पालिका है, प्रत्येक नगर पालिका है, निर्बंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए, ठीक है, ये बात तो बार बार सभी में आएगी, जो भी अपनी संपत्ति है, नगर पालिका भूमि कोई भी संपत्ति हो सकती है, वो संविदा पे दे सकती है, ठीक है, जिन्हें उक्त उपबंधों या प्रयोजनों के लिए की आवश्यक हो में सक्षम हो। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि कुल मिला के एक के अंतर्गत आपके बात यही कही गई है कि देखो, जो भी पट्टे, जो भी अपनी इसकी नगर पालिका की भूमि है, सरकारी भूमि, जिसमें पट्टे देने, उसको विक्रय भी कर सकती है, उसे आवंटित कर सकती है। तो यही बातें इसके अंतर्गत 73 की 1 में बताई गई है। तो इसमें कुल मिला के दोस्तों बात इतनी कही गई है कि जैसे ये नगर पालिका है, अब ये नगर पालिका की जो संपत्ति है, ये इसको यहाँ पे दुकानें बना के किराए पे दे सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो यही बात इसके अंतर्गत धारा 73 में आती है बस। अब जो इसकी उपधारा 2 क्या कहती है? देखो, अब राज्य सरकार है, अब जो ऊपर वाली कंडीशन है ना 73 की 1 में, उसमें 2-3 चीजें ये है कि नियमों के अधीन रहना है, सीधी सी बात ये है, और जो भी प्राधिकारी है उसको शर्तों पर, मतलब जो भी नियम एंड शर्तों पर चलना है, यही बात इसमें बार बार कही गई है। जो भी काम करेगी नगर पालिका, नियम एंड शर्त जो देंगे अधिनियम में उसके अनुसार करेगी। अब जो 73 की उपधारा 2 क्या कहती है? इसमें खंड है क और ख।
अब इसमें क्या है कि कोई भी अधिकारी, देखिए राज्य सरकार का पदाधिकारी है, वो नगर पालिका का या नगर पालिका अध्यक्ष, अगर वो मान लो नगर पालिका की भूमि पट्टे पे दे रही है, उसको बेच रही है, आवंटित कर रही है या अंतरित कर रही है, कुछ भी इनमें से बात हो सकती है, ठीक है। तो जो राज्य सरकार या उसका प्राधिकारी है, उसकी है ना जांच के लिए, ना उसकी शुद्धता, वैधता, औचित्य के बारे में वो अभिलेख है, उसके डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है कि आप ये कर रहे हो तो मेरे को इसमें संशय लग रहा है, तो उसके डॉक्यूमेंट जितने भी है मंगवा सकता है। तो अब क्या होगा कि अगर मामले में परीक्षण होगा, अब वो डॉक्यूमेंट मंगवाएगा तो उसे टाइम लगेगा उसे पढ़ने में कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो इतने क्या है कि जो भी पट्टे वगैरह जो भी दिए जाएंगे उन पे रोक लगा दी जाएगी, ठीक है, वो स्थगित कर दिए जाएंगे। अब वो पट्टे वगैरह आवंटित वहाँ पे जो भी काम है वो रुक जाएगा कुल मिला के। 73 की उपधारा 2 के खंड क में यही है। अब जो उपधारा ख के प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय होने तक, अब देखो जो खंड ख है ना, इसके अंतर्गत जब तक जो अधिकारी है वो निश्चय न कर ले कि सही है या गलत है, अब देखो अभिलेख का उसने परीक्षण कर लिया, यहाँ पे खंड ख में आ गया, ऊपर वाली से रिलेट ही है ये। अब जो भी यहाँ पे उसने अभिलेख है, डॉक्यूमेंट है वगैरह, यहाँ पे प्राधिकारी ने चेक कर लिया, राज्य सरकार ने चेक कर लिए, तो भी मान लो अगर उसमें उसको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ आ गई है, ठीक है, मतलब कोई भी हितबद्ध युक्ति की सुनवाई या युक्ति युक्त अवसर देने के पश्चात, मतलब जो भी शिकायत यहाँ पे किसी ने की है, तो ये दोनों बातें होगी। अब राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा समाधान हो जाए, उक्त भूमि क्रय विक्रय आवंटित उपबंधों के अनुसार नहीं है, मतलब राज्य सरकार और जो अधिकारी है उसको पता लग गया कि ये नियमों के अनुसार यहाँ पे नहीं दी जा रही, फर्जीवाड़ा यहाँ पे हो रहा है, तो राजपत्र में आदेश प्रकाशित किया जाएगा और इस जो भी प्रक्रिया है उस पूरी को रद्द कर दिया जाएगा। सीधी सी बात इसमें ख में यही कही गई है। देखो भूमि पे पट्टे क्रय विक्रय अंतरण प्रस्ताव को यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और अन्य जो भी निर्देश वो उचित समझे प्राधिकारी दे सकेगा। तो ये बात इसके अंतर्गत कही गई है। अब इसकी उपधारा 3 क्या कहती है 73 की, वो हम देखेंगे। अब देखो नगर पालिका अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा उल्लंघन में दिए गए पट्टे, अब क्या है कि मान लो किसी ने इसी में फर्जीवाड़े में पट्टे बांट दिए पहले ही, ठीक है, नगर पालिका अध्यक्ष या कोई भी अधिकारी उल्लंघन में पट्टे बांट दिए, आवंटन कर दिया, अंतरण कर दिया, बार बार में एक ही बात है, ठीक है। अब क्या होगा, तो व्यक्ति ने या तो कोई, जैसे किसी को ऐसा भी तो होता है ना कि किसी को जैसे दुकान वगैरह दे दी तो उसने उस पर कब्जा भी कर लिया, तो कब्जे वाले भी बहुत होते हैं यहाँ पे। तो व्यक्ति यहाँ पे नगर पालिका भूमि को कब्जा लिया तो क्या होगा, या फर्जी पट्टे बांट दिए, तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान लोक परिषद अनाधिकृत अधिभोगी बेदखली एक अधिनियम है 1964 का, इसके तहत वो जो भी भूमि होगी अनाधिकृत और अधिभोगी मतलब समझी जाएगी उस भूमि को, और उससे कुल मिला के है वो चीज़ यहाँ पे उसका अधिकार नहीं रहेगा। बात यही है इसमें, जो 73 की उपधारा 3 में उसे भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा, ठीक है। 73 की उपधारा 3 में है अगर कोई फर्जी तरीके से कहीं भी पट्टा अर्जित करता है या कब्जा करता है तो वो है। अब इसमें भी एक संशोधन हुआ था, तो उसमें 2017 में तो 73 कै जोड़ा गया था। अब कै जोड़ा गया तो इसमें क्या कहा गया था कि अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टा अधिकार पर पट्टा धृति आधार पर होना, ठीक है, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व और पट्टा धृति आधार पर होना। इसमें क्या है कि 73 क्या की उपधारा 1 क्या कहती है कि धारा जो हमने 73 और 71 अभी पढ़ी, तो भूमि का प्रत्येक जो भी अंतरण होगा तो इसमें दो चीजें होगी, या तो पूर्ण स्वामित्व के आधार पर होगा या पट्टा धृति के आधार पर होगा, ठीक है। दो कंडीशन इसके अंतर्गत होगी। सबसे पहली बात तो ये है, पूरा ये स्टेप से चलेगा, इसीलिए यहाँ पे संशोधन किया गया है। अब देखो 73 कै की धारा उपधारा 2 क्या कहती है। अब देखो जो भी ऊपर देखो पट्टा धृति आधार पर या विकृत नियमित अंतरित आवंटित भूमि है वो निर्बंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए सहपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर जो भी वहाँ पे विहित किए जाए, तो इसमें क्या होगा कि जो भी पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में सहपरिवर्तन किया जाएगा। 1 सेकेंड, इसमें आपको याद रखना है, इसमें क्या है, पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि के रूप में इसका सहपरिवर्तन किया जाएगा। कुल मिला के बात यही है इसके अंतर्गत, जो 73 का खंड कै है। अब ख में देखो क्या है,
इसमें क्या है कि आवंटन का प्रतिसहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण। तो फर्जी पट्टों को कैसे रद्द किया जाएगा वो भी इसके अंतर्गत है। देखो 73 है कि उपधारा एक क्या कहती है कि कोई फर्जी दस्तावेजों से, मिथ्या दस्तावेज के आधार पर विधि का उल्लंघन करके, ठीक है, बिना नियमों के अनुसार नहीं चल रहा है, ऐसे कहता है कि मेरी तो जानकारी है मैं करवा लूंगा, उस हिसाब से कोई करवाता है फर्जी काम यहाँ पे, तो उसके बारे में कहा गया है कि जो उपबंध रीति के लिखित नोटिस जारी करेगी। तो इसकी उपधारा एक में 73 ख की उपधारा एक में इतना याद रखना है कि ये नोटिस जारी करेगी। अब नोटिस में क्या होगा, तो ये उपधारा 2 में आएगा ख की, ठीक है, 73 ख की उपधारा 2 में जो भी नोटिस आएगा वो इसमें आएगा। उसमें टाइम भी मिलेगा उसको कि वे आधार पर विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आवंटन के प्रतिसहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है। तो इस आधार पर ये नोटिस तैयार होगा और ऐसे संबंधित व्यक्तियों जो भी उस भूमि के अधिभोगी हों या उसके हित में दावा रखते हो कि भाई मेरी है ये जमीन, ऐसी तारीख उससे पूर्व जो नोटिस भी निर्दिष्ट किया हुआ है तो जारी करने की तारीख से 7 दिन पूर्व की ना हो, ऐसी डेट होगी। और प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध यदि कोई कारण हो तो उसे टाइम दिया जाएगा कि अब तुम दिखा दो, प्रूफ कर दो या तो तुम कि ये फर्जी तरीके से तुमने काम नहीं किया गया है, ठीक है। अगर वो असफल रहते हैं तो फिर क्या होगा, देखो 73 की ख की उपधारा 3 है। अब देखो जो भी उल्लंघन करके यहाँ पे प्राप्त किया गया है वही चीज़ लिखी गई है यहाँ पे, बार बार में एक ही बात आ रही है, जो भी दस्तावेज है विधि का उल्लंघन करके यहाँ पे प्राप्त किया गया है तो वो पट्टा विलेख के जो भी रद्दकरण के आदेश यहाँ पे जारी हो जाएंगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है इसमें। और इसके बाद क्या है कि अगर वो कहते हैं कि नहीं ये गलत कर दिया आपने, तो अब इसके खिलाफ अपील कहाँ करेगा वो, तो उपधारा 3 के अधीन अपील राज्य सरकार को करेगा या प्राधिकृत अधिकारी को करेगा वो व्यक्ति जिसका पट्टा छीनना है या रद्द किया है। अब क्या होता है कि अगर उपधारा 4 के अधीन अपील को जो भी उपधारा 4 के अधीन जिसने अपील की तो उस तारीख से जिसको अपीलार्थी के आदेश से संसूचित किया गया 15 दिवस के भीतर उसे प्रस्तुत, जो भी अपील प्रस्तुत होगी वो 15 दिन के भीतर होगी, यही बात इसमें कही गई है जो 5 है उपधारा। अब जो उपधारा 6 है उसमें क्या कहा गया है वो अपने देखते हैं आगे। 1 सेकेंड, देखो 6 है 73 है कि इसमें उपधारा 5 के अधीन जो भी अपील है वो प्रत्येक राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र निपटाई जाएगी। तो ये बात अपील का निपटाना, और किसी भी सिविल न्यायालय को इस धारा के अधीन कार्रवाई ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना, सिविल न्यायालय को यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। तो ये बात धारा 73 ख की उपधारा 7 में है। तो आप इनके पॉइंट याद रखना, ठीक है, ज़्यादा आप डीप में मत जाना। अब धारा 74 को हम बात करें तो ये स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र की बात कहती है कि जो भी नगर पालिका है उसमें जो नगर पालिका की सरकारी ज़मीनें हैं वो कौन कौन सी है उनका तालिका बनाओ और मानचित्र जारी करो, तो वो उपधारा 1 में आ जाएगा 74 की। देखो नगर पालिका उन समस्त स्थावर संपत्तियां या उसमें नहीं संबंधित जो अर्जित की गई है, ठीक है, जो नहीं अर्जित की गई है और बेच भी देती है, तो दोनों बाद कंडीशन में मतलब जो भी है वो एक वर्ष के भीतर मतलब जो स्थानीय निकाय कार्यालय में जमा करवाएगी तालिकाएं और मानचित्र। तो ये 74 की उपधारा यहाँ पे 1 में कहा गया है। अब दोस्तों देखो उपधारा इसकी 2 में क्या कहा गया है 74 की, इसमें क्या है कि देखो जो भी मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, अब स्थावर संपत्ति की तालिका के मामले में अगर कुछ वो भी परिवर्तन वगैरह होता है यहाँ पे तो उसका वार्षिक विवरण तैयार करता है और नगर पालिका के समक्ष रखता है, और साथ में जो भी स्थानीय निकाय है वहाँ भी उनकी एक प्रति भिजवाता है। तो ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी का जो मानचित्र तालिका संबंधी कार्य है वो 74 की उपधारा 2 के अंतर्गत यहाँ पे आएगा, ठीक है, एक प्रति स्थानीय निकाय। अब जो आपकी लास्ट है इसमें 75, वो क्या कहती है, नगरीय भूमि संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण है, वो आपके धारा 75 में आएगा। किसमें आएगा, धारा 75 में। इसमें नगर पालिका क्या करेगी कि जो भी अन्य विभाग, जो भी जितने भी विभाग है उनके परामर्श से नगर पालिका क्षेत्र के, पहले तो अपने क्या है कि ऊपर वाली 74 में सिर्फ सरकारी चीजें ले रहे थे, सरकारी जो अधिग्रहण की गई या बेची गई, इसमें निजी जितनी भी संपत्ति है सारी यहाँ पे मैप तैयार होगा सभी संपत्ति का, जितनी भी यहाँ पे निजी संपत्तियां भी आती है उनका भी, और
जितनी भी संपत्तियां होगी उनका एक अभिलेख बनेगा, विहित रीति से तैयार कर सकेगी और उसे जारी कर सकेगी। यही बात इसमें कही गई है। तो इसमें निजी संपत्ति भी आ जाएगी, ऊपर वाले में सिर्फ सरकारी थी। तो ये आपका जो तीसरा टॉपिक है ये भी यहाँ पे नगर पालिका एक्ट का कंप्लीट होता है। देखो इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात करें तो मेन चीज़ें क्या थी, मेन यही था कि जो नगर पालिका की जो संपत्ति से संबंधित जब भी कुछ आएगा तो आपको इन धाराओं के बीच में ही चलना है, ठीक है। कौन सी? 67 से लेकर 75 तक की धाराओं के बीच में अपना आंसर आएगा, जिसमें 68 में संपत्ति को अपने निहित 67 में संपत्ति अर्जित कर रहे थे। फिर संपत्ति का जो निहित होना किस किस प्रकार, मतलब 67 में तो अर्जित करना, 68 में जो भी संपत्तियां थी वो कौन कौन सी निहित है, मतलब नगर पालिका की मानी जाएगी, वो 68 में आएगी आपके। इसके अलावा 68 फिर क्या आ गया था आपका, जिसमें नगर पालिका में निहित होना और उसका व्ययन आ जाएगा साथ में, ठीक है। निहित होना सिर्फ 8 में और व्ययन 68 कै में। उसके बाद आपका आ जाएगा 69, जिसमें पट्टा अनुदान वगैरह आ जाएगा 69 में। और जो फिर 69 का जो संशोधन जोड़ा गया था क्या, उसमें जो कातिप्य भूमि है उनके अधिकार बेहरण की स्वीकृति आ जाएगी। फिर 70 में आपके भूमि का अनिवार्य अर्जन आ जाएगा, 70 में अनिवार्य, जिसमें अपने को चाहिए भूमि कैसे भी अर्जित कर सकती है। 71 में क्या है कि आवंटन जो भी नियम है, जो भी 71 में वसूला जाएगा भूमियों से, जो भी अपने पास आय आएगी वो बात 71 में है। अब जो 72 में है, नगर पालिका के जो भी निष्पादन वगैरह सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बेस उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी वो बात है, कॉन्ट्रैक्ट बेस जो भी रखे जाएंगे काम करने के लिए। फिर 73 में संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। फिर इसके अलावा 74 में क्या दिया गया आपके, 73 में भी जैसे अलग अलग है, कै में अंतरण का पूर्ण स्वामित्व, पट्टाधिकृत अधिकार होना, आवंटन का प्रतिशरण, पट्टा विलेख